ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या जो है चीजें होती हैं जिनसे जो है पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया जो है समझ में आ जाए। तो इसे हमें समझना यह है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत तीन चीजें आपको दिखाई देंगे। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण रूप से समझने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है। चलिए देखिए वो तीन चीज क्या है। तो यहां पर है, सबसे पहले आपको मिलेगा अभिकारक, उत्पाद दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर मिलेगा अभिक्रिया सहायक जिसको हम कहेंगे ऑक्सीलेंट। एक बार रिपीट कर दिया जाए, देखिए अभिकारक यानी रिएक्टेंट, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, और अभिक्रिया सहायक यानी ऑक्सीलेंट। अब इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि लोग होते क्या। तो अभी हम लोगों ने एक चीज समझा है रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक अभिक्रिया में एक पूर्व उपस्थित पदार्थ होते हैं, यानी जो पहले से उपस्थित है वो खपत होते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। तो यहां जो पूर्व उपस्थित पदार्थ है वो अभिकारक है जिसका खपत होता है, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसी को हम उत्पाद कहते हैं। ये तो ठीक है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, लेकिन जो एक रासायनिक अभिक्रिया को सही ढंग से चलने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं, जो अभिकारक खर्च हो रहे हैं, इनका संचालन होने के लिए, इनको प्राप्त होने के लिए हमें कुछ अन्य पदार्थों की या अन्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मतलब अभिकारक और उत्पाद के अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बाहर से भी चीजों की जरूरत पड़ती है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, तो उन पदार्थों को जो अभिकारक और उत्पाद के अतिरिक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिक्रिया सहायक यानी ऑक्सीलेंट्स कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं? मुख्य रूप से इसमें आते हैं उत्प्रेरक। इसमें आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पास आएंगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अर्थात इनको कहेंगे कैटलिस्ट। ये आपके पास है कैटलिस्ट। ठीक है, इसके बाद होते हैं वर्धक। ठीक है, प्रमोटर। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया में मदद करते हैं ताकि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक का खपत और उत्पाद का निर्माण सही ढंग से हो जाए। ठीक है, चलिए अभिकारक को हमने समझ लिया कि अभिकारक जो होता है इनका खपत होता है, अभिकारक का खपत होता है। ठीक है, खपत होता है। ये लोग जो है टू बी कंज्यूम्ड, और जो उत्पाद होता है ये हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है, मतलब ये जो है टू बी ऑब्टेन, मतलब ये प्राप्त होते। इतने चीजें हमें समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण रूप से समझने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है: अभिकारक, उत्पाद और अभिक्रिया सहायक। ठीक है, अब जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमें हमारे आसपास जो है किस रूप में हमें दिखाई देती हैं। देखिए दो चीज यहां हमें स्पष्ट करना होगा।
अभिक्रियाओं का रूप और अभिक्रियाओं का प्रकार। हमें प्रकार अलग तरीका से पढ़ना है और रूप अलग। रूप का मतलब कि जो हम साधारण रूप से, हम जो अपने जिसके लिए कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, किसी तकनीकी की जरूरत नहीं है, रासायनिक मतलब किसी लैब की जरूरत नहीं है, जिसे हमें केवल अपने आंख का यूज करके जो है, ठीक है, अपने ज्ञानेंद्रियों का परोक्ष यूज करके जो है हम उसको समझ सकते हैं। तो अब हमें जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया अब हम लोग देखने जा रहे हैं, यहां पर हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन रूप में हमारे आसपास जो है उपलब्ध होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब चले इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इतने चीजें हम लोगों को पढ़ना है। मतलब अब यहां पर इस क्षण हम लोग जो है, इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में हम पढ़ेंगे रासायनिक जो अभिक्रिया है, अभिक्रियाओं के रूप, फॉर्म ऑफ रिएक्शंस और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस दो चीजों को अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझना कि जो अभिक्रिया है ये किन रूप में हमारे आसपास जो है उपस्थित है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि जो अभिक्रियाएं दो तरह के हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास होती हैं। एक तो वो होती हैं जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल गया और परमानेंट बदल गया, मतलब कि वह जो है अस्थायी रूप से बदल गया, यानी अब उत्पाद से अभिकारक जो है नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात वह अभिक्रिया जो एक दिशात्मक होती है, अर्थात एक दिशा में जो है संपन्न होती है, मतलब अभिकारक उत्पाद में बदल गया, अब उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन एक दूसरी अभिक्रिया होती है जिसमें जो है एक बार अभिकारक उत्पाद में बदला तो उत्पाद भी अभिकारक में जो है बदल जाएगा। उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, उसको हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि अभिकारक उत्पाद में बदला और उत्पाद जो है फिर से अभिकारक में बदल गया। इसका मतलब कि यह इस प्रकार की अभिक्रिया है जो द्विदिशात्मक है, यानी वह आगे और पीछे दोनों दिशा में संपन्न होने में सक्षम है, चल सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोगों ने समझ लिया कि अभिक्रिया के दो रूप हैं। अभिक्रिया के दो रूप हैं, एक हमें मिला उत्क्रमणीय और दूसरा मिला अनुत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे इसे हम निरूपित करेंगे, तो अब इसके लिए एक चीज हमें देखना होगा। देखें यहां पर कि यहां पर हमें अभिकारक होगा, अभिकारक होगा, ये आपका अभिकारक है और इधर आपका उत्पाद प्राप्त होगा, उत्पाद। ठीक है, यानी अभिकारक और उत्पाद। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन, अर्थात जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हमने बताया कि यह द्विदिशात्मक है, मतलब यह आगे की भी दिशा में चलेगी, अर्थात अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और पीछे की दिशा में भी चलेगी, यानी उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को हमें प्रदर्शित करने के लिए हम उत्क्रमणीयता का चिन्ह उपयोग में लाएंगे। उत्क्रमणीयता का चिन्ह जो है इस प्रकार का होगा। ये जो है इसमें अर्ध शीर्ष वाले तीर का, दो तीर का विपरीत दिशा में जो है हम दिखाते हैं। जहां पर ये जो है आगे वाली है, ये बताती है कि भैया
जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में हो रही है, और ये बता रही है कि अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में हो रही है। अग्र मतलब आगे की ओर और पश्चिम मतलब पीछे की ओर, संभव है। ठीक है। अब दूसरी जो है हमारे पास आ गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हम लोग समझ चुके हैं कि एक दिशात्मक होती है, कि इसमें अगर एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया, अब उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। अब इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे? यहां भी होगा, आपके पास अभिकारक होगा, आपके पास अभिकारक होगा और इधर उत्पाद होगा। ये उत्पाद जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां पर क्या है, यह अभिक्रिया तो एक ही दिशा में हो रही है, इसलिए जो है यहां पर हम एक तीर का निशान लगा देते हैं। मतलब ये तीर दर्शाता है कि ये जो है जो यहां परिवर्तन हो रहा है अभिकारक से उत्पाद का हो रहा है। ठीक है। अब हमें समझ गए होंगे कि जो अभिक्रिया है वो किस दो रूप में हमारे आसपास घटनाएं में घटती रहती हैं। ठीक है। तो अब जो है इनके कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो इसके लिए हमें ये देख ले कि यदि इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो अब देखें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बताया गया है कि इसमें दोनों दिशा में इस संपन्न होने में सक्षम है। तो यहां पर हम एक उदाहरण ले लेंगे, हम लेंगे पानी और बर्फ का, पानी और बर्फ, अर्थात वाटर और आइस का। जरा देखें इसमें क्या संबंध, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, ये दोनों संभव हैं। बस इनके लिए थोड़ी कुछ भौतिक स्थितियों में कुछ कारकों में परिवर्तन करना होता है, जैसे टेम्परेचर यानी ताप। तो इसका मतलब हो गया कि पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना दोनों संभव है, दोनों हो सकता है। इसलिए जो है ये सब प्रकार की जो घटना है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब दूसरी है अनुत्क्रमणीय का कोई एक उदाहरण हम लोग देख लें। जैसे अगर हमने दूध ले लिया और इसको हमने दही में बदल दिया। ठीक है। हमने मिल्क को जो है हम लोगों ने कर्ड में चेंज कर दिया, कर्ड में। तो अब यहां क्या देखे देगा, यहां पानी से बर्फ और बर्फ से पानी तो बन रहा था, लेकिन यहां पर दूध से दही, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। अब इस घटना में हम ये देख रहे हैं कि ये तो एक ही दिशा में हो रही है, यानी यह अभिक्रिया होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। अब समझ गए होंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है। अब हम लोगों का जो अगला जो हेडलाइन है, जो अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। भाई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर देखेंगे ना तो बहुत से प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का, लेकिन जो मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह जो है, जो हमारे किताब में जिस चीज का उल्लेख है, जो मेंशन किया गया है, वह 5 प्रकार की है। इसमें आपके पास है योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स अभिक्रिया
रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है इसको हम लोग टॉपिक में समझेंगे। अभी सारे जो अभिक्रियाएं हमें दिए हैं, इन अभिक्रियाओं को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये लोग होते क्या है, कैसे इनको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया होते क्या है। तो इसके नाम में ही देखिए, यहां लिखा है कि योगात्मक अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें योग होगा। योग का मतलब जुड़ना होगा, ठीक है। तो यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे इस प्रकार का होगा, कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ बी है, कोई पदार्थ सी है, ये सब मिलकर एक उत्पाद बना दिए, यानी एक प्रोडक्ट बना दिए, एक प्रोडक्ट बना दिए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, जहां पर योग के नियम काम करते हैं। योग के नियम में हमने देखा होगा कि कुछ संख्या लेते हैं, उनको जोड़ते हैं तो एक संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यानी यहां पर हमें योग का नियम जो है लग गया। पदार्थ ए, पदार्थ बी, पदार्थ सी, ये आपस में मिले और कोई एक उत्पाद बना दिए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। अब दूसरी है जिसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जरा इसे हमें ध्यान से समझना होगा। जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है, वियोजन और अपघटन, हम मान सकते हैं कि यह योगात्मक अभिक्रिया जो हो रही है, इसका एक उल्टा प्रोसेस है, एक विपरीत घटना है इसका। क्योंकि इसमें जुड़ता है, इसमें टूटता है, इसमें एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां स्प्लिटिंग हो रहा है, यहां डिसोसिएशन यानी डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये दोनों होते क्या हैं। अभी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि या होता क्या। तो आपके पास पहले हमें समझ लें कि जो योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया का जो विपरीत क्रिया है वो है टूटना। क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ता है, तो जुड़ने का उल्टा होता है टूटना। तो जिस अभिक्रिया में पदार्थ टूटेंगे, कोई एक पदार्थ जो है टूट गया और टूटकर जो है कुछ नए दो या दो से अधिक पदार्थ बना दिए, तो इस प्रकार की घटना जो है वियोजन अपघटन, इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत जो है हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि कोई एक पदार्थ होगा, उसके किसी एक पर्टिकुलर जो उसका भाग है, उस कोई पदार्थ है तो उसके अंदर भी कुछ चीजें बनी होगी, कुछ निर्माणकारी चीजें उसके अंदर जुड़ी हैं, उनको हटाकर उसके जगह पर कोई दूसरा चीज जो है स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो होगी विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अभी हमें घबराना नहीं है, हम इन सभी रिएक्शंस को बारी बारी से जो है इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका केवल जो शुरुआती जो इसकी समझदारी है, जो इसकी जानकारी है, इसको हम प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आपके पास दो पदार्थ होंगे, तो एक पदार्थ का कोई पार्ट दूसरे पदार्थ पे चला गया और दूसरे पदार्थ का कोई पार्ट पहले पे चला गया। इसका मतलब कि दोनों में लेन देन हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो बहुत ज्यादा हमारे आसपास अभिक्रिया होती है, और वो अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया। अब रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो इसको हम समझ लें, जो रिडॉक्स होता है यह दो अर्ध अभिक्रियाओं का योग होता है। अब वो अभिक्रिया है क्या, हमें देख लें। तो हम जानते हैं कि एक
प्रक्रिया होगी जिसको कहेंगे अपचयन। अपचयन यानी इसको हम कहते हैं रिडक्शन। अपचयन अर्थात रिडक्शन। और दूसरा जो है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर देखेंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को जब एक साथ हम मिलाकर जब बोलेंगे तो यहां देखिए रिडक्शन से RED रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया गया, अर्थात रेड और प्लस ऑक्स जब इनको मिला दिया गया तो एक अभिक्रिया बनी रिडॉक्स। मतलब जो रिडॉक्स अभिक्रिया है वह दो अर्ध अभिक्रियाओं का योग है, वह है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। हम लोग आगे समझेंगे कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये होते क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग ये जान लें कि ये लोग होते क्या है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने समझा। योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चलें देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ। अब यहां पर जो है हम देखेंगे कि अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है, कि यह अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया की, कि आखिर में योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। हम तो पहले से समझ लिए हैं कि योगात्मक का मतलब जुड़ना, दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे जो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। चलिए कुछ उदाहरण हम समझते हैं। अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास है कार्बन। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और आपको एक नया पदार्थ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, यहां पर हम स्टेट लिखा जाता है, मतलब अवस्था, भौतिक अवस्था, कौन ठोस है कौन गैस है ये सब लिखेंगे। तो ये लोग हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि भौतिक अवस्थाओं में हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब हम केमिकल रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया को जब हम जो है निरूपित करेंगे, मतलब उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बताएंगे, तब उस समय इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये जान लें कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या है, एक कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा पदार्थ बना दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अभी तो जानते ही हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलेगा तो आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर क्या हम देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एक पदार्थ है, पानी दूसरा पदार्थ है और एक नया पदार्थ बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दो चीज हमारे पास क्लियर हो गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है वियोजन, जो योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है, यानी इसमें टूटना होता है। यानी कोई इसमें एक अभिक्रिया लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इनको आप गर्म करते हैं, यह गर्म करने का चिन्ह है, ठीक है। जब इसे गर्म करेंगे तो यह बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह टूटकर दो पदार्थ दे रहा है,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि इस घटना में कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है और टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, अर्थात यह अभिक्रिया डिसोसिएशन अभिक्रिया अर्थात वियोजन अभिक्रिया कही जाएगी। ठीक है। अब दूसरा जरा सा देखें, एक और है हमारे पास। जैसे अगर हम मान लेते हैं कैल्शियम सल्फेट .2H2O, अब इनको भी हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद दिखाई क्या देगा कि भाई आपके पास कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O बन गया। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि दोनों अभिक्रिया में अंतर क्या। ये जो अभिक्रिया है इसमें एक पदार्थ है और उस पदार्थ के जो अवयव हैं उस अवयव में जो है सेपरेशन हुआ है, पृथक्करण हुआ है, तब नए पदार्थ बने। इसका मतलब है कि इसमें जो है डिसोसिएशन मतलब एसोसिएशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक और घटना है, मतलब इस तरह से है। यहां पर देखिए कैल्शियम सल्फेट यह जो है हाइड्रेटेड है, इसको पढ़ा जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इनको गर्म कर दिए। जब इनको आप गर्म करेंगे तो यहां पर देखिएगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर, ये भी अलग हो गया। ठीक है। तो ये जो अभिक्रियाएं जो हम लोग देख रहे हैं, ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत लग रही हैं, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया में तो जुड़ता है, लेकिन यह जुड़ना तो नहीं है, यहां तो टूटना है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। आगे हम लोग जो है वियोजन और अपघटन पर अंतर क्या है हम लोग समझ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अनुसार है उसे हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। ठीक है। तो यहां पर अब हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सी अभिक्रिया वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी और यह अभिक्रिया किस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि उसमें योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ता है और वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया में टूटता है। ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे जो अगला नेक्स्ट जो है आगे की जो प्रकार अभिक्रिया है विस्थापन, यानी विस्थापन जो अभिक्रिया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है। आखिर में ये लोग होते हैं क्या, तो इसमें हमें अब हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा है कि कोई एक पदार्थ होता है और एक कोई दूसरा आता है। तो दूसरा जो पदार्थ आता है, जो पहले से जो पदार्थ है उसमें से किसी पार्ट को हटा देता है और उसके जगह पर अपने आप को सेट कर लेता है, अपने आप को स्थापित कर लेता है। चले समझे, इसको देखें कैसे होगा। अगर आप ले लेते हैं जिंक का रिएक्शन आप डाइल्यूट यानी तनु HCl या H2SO4 से करावें, तभी हम लोग जो है HCl से करावें। अब यहां पर अगर हम रिएक्शन एक करा देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा जिंक क्लोराइड और निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब इनको थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए। ठीक है। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो जिंक है, जिंक यहां पर हाइड्रोजन को हटा दिया और क्लोरीन से जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन उस जगह पे
जिंक के साथ अटैच हो गया। इससे भी बेहतर आपके पास होने वाला है रिएक्शन, जिंक है और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो जिंक और कॉपर सल्फेट ये बेहतर उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा दिया और कॉपर के जगह पर जिंक आकर जिंक सल्फेट का निर्माण कर। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें एक पदार्थ है, उस पदार्थ के किसी पार्ट को कोई नया पदार्थ आ रहा है, उसको हटा दे रहा है और उस जगह पर अपने बैठ जाएगा, अपने स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आखिर भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसको भी समझ लिया जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल हम समीकरण समझ रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक पदार्थ है AB और दूसरा पदार्थ है X एंड Y। अब क्या होगा कि इसमें का जो B है उसने Y का जगह ले लिया और Y ने जो है वो B का जगह ले लिया। जरा ध्यान से इसको समझेंगे। B ने Y का ले लिया और Y ने B का ले लिया, यानी यहां पर एक यहां पर विस्थापन हुआ है, एक हुआ है विस्थापन पदार्थ AB में और एक हुआ है पदार्थ XY में, यानी दोनों जगह पर विस्थापन हुआ है। ठीक है, विस्थापन की घटना हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर B का जगह जो है Y हो गया। ठीक है, मतलब Y जो है वह आ गया B के जगह पर और यहां है B जो है आ गया है Y के जगह पर। तो यहां आपने क्या देखा, यहां पे ये देखा कि दोनों पदार्थ में विस्थापन हुआ है, यानी यहां दो अलग अलग पदार्थों में विस्थापन होने के कारण इसको कहा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, चले समझते हैं इनके उदाहरण। तो सबसे बेहतर उदाहरण इसका है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वह है अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन है यह एक बेहतर उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, वैसे तो बहुत सी अभिक्रिया हैं लेकिन ये जो है हम लोग समझने का इसमें प्रयास करेंगे। ठीक, तो जरा देखें क्या होता है। हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया HCl और एक बेस ले लीजिए NaOH। अब क्या हुआ, HCl और NaOH का आपको एक कम पदार्थ बनेगा NaCl और वाटर बन गया। आखिर इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, इसमें जरा सा देखेंगे कि OH, तो ये जो Cl है ये OH के जगह चला गया और OH जो है वो Cl के जगह चला आया और OH और जब Cl के जगह आया तो आपको यहां पर एक कंपाउंड बना H और OH और इसी को हम कहते हैं पानी। और दूसरा चीज यहां क्या हुआ, जब Cl Na के पास आ गया OH के पास, तो यहां पर एक कंपाउंड बन गया NaCl।
जो आपको दिखाई दे रहा है NaCl। तो यहां पर यही हुआ है कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, यहां भी हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है ये कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट समझेंगे और उसको बड़ा डिटेल में समझना है और बड़े ध्यान से भी समझना है। उसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा समझ। तो देखें, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शंस, 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 और इन्हीं दोनों जो है, जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अभी जब रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो समझे कि जो रेड है रिडक्शन का और ऑक्स है ऑक्सीडेशन का, इन दोनों के जोड़ने से हमको बना है वो, उसका नाम है रिडॉक्स। रिडॉक्स, ठीक है, यह है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स जो है वह दो शब्दों का जो है योग है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण अर्थात रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते क्या है, यानी इनकी हमें परिभाषा समझनी है। ठीक है, तो चले अब हम लोग जो है इसको समझ लें कि आखिर में ये होते क्या है। ठीक है, तो इनके तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीकरण। हम लिखेंगे पहले ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। भाई ये ऑक्सीडेशन होते क्या, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। अपचयन मतलब रिडक्शन, ये इंग्लिश में। चलिए ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो इसकी पहले पॉइंट, इनका भी पहला पॉइंट देखिए, जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी ऑक्सीकरण में हमारे पास क्या हुआ, इस समय जो होता है ऑक्सीजन, यानी यहां पर जो है ऑक्सीजन का योग, पहली घटना यहां पर जो है ऑक्सीजन का योग होता है। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहां ऑक्सीकरण होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का निकलना, निकलना,
निकलना, यहां ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, मतलब एड ऑफ ऑक्सीजन हियर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। दूसरे जगह ऑक्सीकरण में यहां हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, और यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, मतलब एड ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो अब दो चीज हो गया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलता, हाइड्रोजन जुड़ता है। ये तो ठीक है, लेकिन एक और बात हम लोग याद कर लें इसके लिए कि भाई ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। यानी यहां देखिएगा, ऑक्सीकरण में जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, मतलब यहां पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपके पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको पुनः रिपीट कर लें, समझ लें। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर ये चीजें अगर हमको दिखाई दे रही हैं, ये घटना अगर घट रही है, तो आप समझेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अगर ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि अपचयन हुआ है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का बात देख लें कि कैसे ऐसे हुआ। जैसे हम इसमें एक उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण यहां पर, जैसे हमारे पास है सोडियम। जानते हैं कि सोडियम जो है एक धातु है, ठीक है, और बड़ा सक्रिय धातु है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर प्लस एक आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अर्थात सोडियम का हो गया ऑक्सीकरण। इसी तरह
आप कैल्शियम का भी देख सकते हैं, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब कैल्शियम का हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है। अब हम लोग जो है यहां पर एक चीज देखेंगे कि इनके यहां पर, अब जैसे मान लिया आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ये बन गया Cl-, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। तो अब हम लोग जो है यहां कुछ उदाहरण से समझ गए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो रिडक्शन। ठीक है। चलिए एक उदाहरण और देख लें, थोड़ा यहां पर देख लिया जाए इस जगह पे क्या होता है। जैसे मान लें हमारे पास आयरन है, आयरन पे +2 है, +2 से इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। तो यहां देख क्या रहे हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इसका मतलब कि यहां जो घटना घट रही है वह है ऑक्सीकरण, वह है ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण है? क्योंकि परिभाषा देखिए, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। अब दूसरे प्रकार से इसको देखिए, यही आयरन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो +2 में बदल गया। अब यहां आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये हो गया अपचयन, ये हो गया अपचयन, रिडक्शन। कैसे पता चला? परिभाषा से, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो है वो अपचयन है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन, आप इसे जो है अपने नोट बना लेंगे, नोट में आप लिख लेंगे, ऐसे भी होगा। ठीक है। अब जो है जब हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़नी, रिएक्शन, अब इन सब चीजों के बारे में जो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा उसमें केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर, इन सब पर डिस्कशन होगा। ठीक है। यहां पे 2 है, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। तो इस समय एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपको जो उसके परिभाषाएं हैं, जो उसमें टर्म्स हैं या उन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जो है प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। ओके। अब आगे देखा जाए कि नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है। ठीक है। तो देखें, अब आ गया रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अथवा रासायनिक समीकरण निरूपण, केमिकल इक्वेशन। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझें कि आखिर ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, थोड़ा सा जानिए। चलिए भाई, अब रासायनिक अभिक्रियाओं का जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अथवा रासायनिक समीकरण, ठीक है, इनका निरूपण किया जाएगा। तो मतलब यह है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, इनका जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए जिस विधि का, जिस प्रक्रिया का हम मदद लेते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। अब रासायनिक अभिक्रिया हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है शब्द के रूप में, यानी शब्द रूपी समीकरण, और जो दूसरा हमारे पास है वो है प्रतीक रूपी समीकरण, यानी प्रतीक के रूप में, यानी जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। क्योंकि जब भी आप
कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, मतलब जो अणु सूत्र हैं लिखेंगे, तो उसमें आप तत्वों के प्रतीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए वो तत्वों के प्रतीक क्या हैं, इनको थोड़ा सा आप समझिए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो शब्द रूपी समीकरण, मतलब शब्द रूपी जो समीकरण है उसमें आप जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनका सीधे शब्दों में नाम लिखेंगे, लेकिन जब प्रतीक रूपी समीकरण सिंबल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे तो उस समय आप किसी भी जो अणु है या जो कोई अभिकारक है या कोई उत्पाद है, अभिकारक अथवा उत्पाद, इस दोनों में से दोनों का हम जो फार्मूला है, जो उनका सूत्र है, जो प्रतीकों का एक समूह है, उनका उपयोग करते हैं। अब ये जो है प्रतीक रूपी समीकरण यानी सिंबल फॉर्म इक्वेशन जो है वो दो भाग में बटा, एक है असंतुलित और दूसरा है संतुलित। असंतुलित का मतलब है कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे तो आप अभिकारक के पक्ष में और उत्पाद के पक्ष में जो उनका मात्रा है, जो उनका द्रव्यमान है, वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा होगी वो बराबर नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रदर्शन में हम असंतुलित समीकरण प्रदर्शित करेंगे। लेकिन संतुलित में क्या होगा कि संतुलित अभिक्रिया में जो संतुलित प्रदर्शन होगा उस समय जो है अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा होगी वो बराबर रखी जाएगी। इसका मतलब कि हमें जो असंतुलित समीकरण प्राप्त हुआ है उसे हमें संतुलित करना होगा। संतुलित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही इनको जो है, ठीक है, संतुलित करने की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ी सी कुछ समझे शब्द रूपी। अब देखिए शब्द के रूप में कैसे हम लिखेंगे, अब इनका थोड़ा हम उदाहरण समझेंगे। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने लिखा मैग्नीशियम, भाई हमने लिखा, मान लीजिए कि मैग्नीशियम आपके पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया और इसका रिएक्शन आपने करा लिया। ठीक है, और वो है डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, मतलब इसका आपने रिएक्शन कराया डाई ऑक्सीजन से, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम और डाई ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां जो भी पदार्थ यूज हुए हैं या प्राप्त हुए हैं उनका हम शब्द के रूप में नाम लिख रहे हैं, इसलिए ये जो है शब्द रूपी समीकरण में चल। लेकिन अब इसी को अगर हमें प्रतीक रूपी समीकरण में लिखना है तब कैसे लिखेंगे, ये जरा समझे। जाहिर सी बात है कि यहां दो बातें आएंगी, संतुलित और असंतुलित। देखिए आपके पास है मैग्नीशियम प्लस डाई ऑक्सीजन और इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे, इस साइड में मैग्नीशियम एक यूनिट है, यहां मैग्नीशियम एक यूनिट है, मतलब मैग्नीशियम का जो मात्रा है वो दोनों साइड में बराबर है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां पर
2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है। यह असंतुलित अभिक्रिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो हम संतुलित कैसे करेंगे अब इसको? तो भाई देखिए, यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है 1 है। तो अब क्या करेंगे आप? मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। तो देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन अब मैग्नीशियम की संख्या डिस्टर्ब हो गई। अब क्या करेंगे कि इस साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों साइड में जो अभिकारक के पक्ष में और उत्पाद के पक्ष में जो तत्व हैं उनकी मात्रा बराबर। इसका मतलब जो ऊपर वाली अभिक्रिया है यह असंतुलित है और नीचे वाली जो अभिक्रिया है ये संतुलित है। यानी ये असंतुलित है और यह संतुलित है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। अंत में हमें जो है ये समझ लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से संतुलित करके ही जो है हमें प्रदर्शित करना होता है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए शब्द रूपी समीकरण यानी शब्द के रूप में, प्रतीक रूपी समीकरण यानी सिंबल फॉर्म में यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करेंगे। और यहां पर भी आने के बाद 2 तरह की हमें दिखाई देगा, एक असंतुलित और दूसरा संतुलित। लेकिन इस बात को हमें समझ लेना होगा कि अंत में हमें संतुलित अभिक्रिया ही प्रदर्शित करनी होती है। ठीक है। अब चलें आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को जो है क्या प्राप्त करना है। तो अब जो है हमें अब पढ़ना है भौतिक अवस्थाएं एवं उनका निरूपण। अभी हम लोग जो है जब रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक बात बार बार सुना और आपस में कहा कि हम भौतिक अवस्थाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब वो समय आ गया है। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है भाई? कि भौतिक अवस्था का मतलब है कि जो पदार्थ जो होता है वह हमारे आसपास सामान्य ताप और दाब यानी सामान्य परिस्थिति में जिस रूप में हमें दिखाई देता है वो उसकी भौतिक अवस्था होती है। अब भौतिक अवस्था 3 होती है। भौतिक अवस्था 3 होती है। अब भौतिक अवस्था 3 क्या है यह हमें समझना। तो सबसे पहले है वो है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था यानी गैसीय अवस्था। अब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, इन्हें हमें थोड़ा समझना होगा। ऐसा है कि जो द्रव्य हैं, द्रव्य जिसको हम कहते हैं मैटर, मैटर द्रव्य यानी मैटर, इनका बंटवारा हुआ, इनका क्लासिफिकेशन हुआ, इनको बांटा गया। तो ये देखा गया कि द्रव्य का जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब द्रव्य को बांटा गया तो हर चीज का अपना एक आधार होता है कि भाई हम किस आधार पे बांटेंगे। किसी भी चीज का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, किसी चीज को हमें बांटना है तो उस बांटने का कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये देखा गया कि जब द्रव्य की बारी आई, पदार्थों की बारी आई, तो इसको भी बांटने के लिए कुछ आधार चयन किए गए। और वो आधार क्या है? वो आधार है कि द्रव्य के अंदर उनको बनाने वाले पार्टिकल किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। मतलब कि बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स इन द मैटर, यानी मैटर के अंदर यानी द्रव्य के अंदर उनको बनाने वाले यानी कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल
यानी उनको बनाने वाले पार्टिकल्स यानी कण, अणु कुछ भी हो, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो यहां हमें 3 प्रकार की व्यवस्था दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया जरा देखें। पहली व्यवस्था तो यह दिखाई दिया कि द्रव्य में यानी मैटर में जो उनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े कस के बंधे थे, एकदम कस के, कोई जगह नहीं था, एकदम कस के बंधे थे। इसको कहते हैं क्लोजली कॉम्पैक्ट, यानी कस के बंधे रहना। तो मतलब हो गया कि जब किसी भी पदार्थ में अथवा द्रव्य में उनको बनाने वाले पार्टिकल, बनाने वाले कण अथवा अणु कस के बंधे हों तो उस पदार्थ को हम ठोस कहते हैं, यानी सॉलिड कहते हैं, और उनकी इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। इसका मतलब कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वह एकदम कस के बंधे होते हैं, उनमें उनके बीचों में जो जगह होता है वह बहुत कम या नेग्लिजिबल यानी नगण्य होता है। अभी इतने आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट यानी कस के बंधे होते हैं कि फ्री नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र रूप से हिलडुल नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये जो घटना है यहां पर, यह आपका जो है ये ठोस अवस्था हो गया। अब द्रव अवस्था है, तो द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो उनके द्रव यानी वो जब पदार्थ में यानी द्रव्य में उनको बनाने वाले कण अथवा अणु थोड़ी लूजली बाउंड होते हैं, मतलब कस के बंधे नहीं होते हैं, और पूरे मुक्त रूप से मतलब फ्री भी नहीं होते हैं। जैसे कि उसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से जैसे गैस की अवस्था में होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, उनके बीच में थोड़ी शिथिल बांड होता है, शिथिल बंध होता है। ठीक है, थोड़े कमजोर होते हैं, सॉलिड से कमजोर होते हैं। यानी यहां पर जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, एक कमजोरी से, मतलब उनके बीच बांड होता है। ठीक है, तो अब ये जो आपका है द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था में समझ लेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड टू बी लूजली बाउंड इन अरेंजमेंट। ठीक है, यहां लूजली बाउंड होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है, और ये लोग एक सीमा तक इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अपने सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। एक सिस्टम में होते हैं, एक प्रणाली में होते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन ये थोड़ा इधर उधर हिल डुल सकते हैं, तो इसे हमें द्रव कहा गया, यानी लिक्विड कहा गया। अब आ गया गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या है कि गैसीय अवस्था में गैस को बनाने वाले पार्टिकल या अणु एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, यानी वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग अपने वातावरण में वो व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनका अनंत प्रसार होता है, यानी वो फैलते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी द्रव्य या पदार्थ में उनको बनाने वाले कण अथवा अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर व्यवस्था में स्थित होते हैं, तो उसे हम गैस यानी गैसीय अवस्था कहते हैं। ये तो प्रारंभिक जो है जानकारी हमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में इन भौतिक अवस्थाओं को हम कैसे निरूपित करते हैं, कैसे हम उसको दर्शाते हैं, यह हमें समझना होगा। ठीक है, तो एक बात समझें कि ठोस अवस्था के लिए हम S का उपयोग करते हैं, द्रव अवस्था के लिए हम L का उपयोग करते हैं, और गैसीय अवस्था के लिए हम G का उपयोग करते हैं।
लेकिन अगर इस द्रव के अवस्था में, अगर जल अर्थात पानी अगर हम ले लेते हैं तो वहां पर हम एल के जगह पर हम जलीय यानी ए और क्यू जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कई जगह ये हमें मिलेगा, हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ अभिक्रिया जैसे हम लिखें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन जो है सॉलिड अवस्था में होता है। अब हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और इसने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी है गैसीय अवस्था। तो अब इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित अगर करना है तो इस प्रकार से हम निरूपित करेंगे। सॉलिड यानी ठोस के लिए S लिखेंगे, द्रव यानी लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैसीय अवस्था के लिए हम G लिखेंगे। हाँ, एक बात थोड़ा हम समझ लें, गैसीय अवस्था। तो देखिए भाई, गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैसीय अवस्था में गैस और गैस जैसी चीजें और गैस जैसी चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, मतलब गैस और गैस जैसी चीजों को एक साथ मिलाएंगे तो गैसीय अवस्था में आएंगे। गैस जैसी चीजें क्या है? गैस जैसी चीजों में आपके पास आता है भाप और दूसरा चीज आता है वाष्प। यानी ये लोग जो है भाप यानी स्टीम और वेपर, ये लोग जो है गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी गैसियस स्टेट इंक्लूड्स गैस एंड गैस लाइक सब्सटेंसेस एज स्टीम एंड वेपर। ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में गैस और गैस जैसी चीजों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात भाप और वाष्प। ठीक है, अब आगे आइए। अब हमारे पास है, जैसे अगर हम ले लेते हैं, यह है आयरन। आयरन सॉलिड स्टेट है। आपने ले लिया H2SO4, ये लिक्विड स्टेट में है। अब इसने बनाया क्या? FeSO4, ये भी लिक्विड स्टेट में, और इसके बाद जो है हाइड्रोजन निकला, ये गैस स्टेट। तो इस प्रकार से हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना है तो हमें इस प्रकार की विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है। अब यहां पर आपके पास आ गया रिडॉक्स अभिक्रियाओं का इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम लोगों ने समझा कि भाई जो अभिक्रियाएं जो होती हैं उसका मेन मुख्य उद्देश्य है इस हमारे आसपास में जो परिवर्तन है, जो नए पदार्थ है, उनको बनाने में। क्योंकि नए पदार्थ का बनना जरूरी है, क्योंकि जब नए पदार्थ बनेंगे तो पुराने पदार्थ जो है उसमें खपत होंगे, यह है। लेकिन हमारे आसपास जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो अधिकांश अभिक्रियाएं जो होती हैं वो रिडॉक्स होती हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की ही अभिक्रिया होती हैं।
जैसे ईंधन का जलना। अब ईंधन का जलना क्या है? ऑक्सीजन ईंधन से अभिक्रिया करेगा और हमें जो है उष्मा, प्रकाश और उसके साथ साथ कुछ जो है वेस्टेज जो राख के रूप में हमें प्राप्त होता है वो देगा। ठीक है। इसके बाद जो है हमें सबसे सर्वप्रचलित जो अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनका रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में होगा। ये जो है क्लोरोफिल में होगा और अंत में जो है आपको C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त हो जाएगी। तो इस जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में प्रकाश का उपयोग हुआ है। तो इस मतलब सनलाइट का यूज हुआ है और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा का जो वाहक है, ऊर्जा का जो यूनिट है, उसको फोटॉन कहते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसमें फोटॉन का जो यूज होता है। ठीक है। अब इसे जो रिडॉक्स अभिक्रिया है, इनके होने से हमारे आसपास में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? जो परिवर्तन सामान्यतः दिखाई देते हैं उसमें आपका आता है कोरोजन यानी संक्षारण, कोरोजन, और दूसरा है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। इसे हमें समझना। अब जरा सा ये चीज देखें कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के सतह पर हमारे परिवेश, हमारे आसपास की कुछ चीजें हैं जो मौजूद हैं, वह इसकी सतह को, इस सतह को रिएक्ट की, सतह पर रिएक्शन की, और इस सतह जो है धीरे से जो है यहां से एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो अर्थात ये होता है कि जब कोई भी पदार्थ अपने वातावरण, अपने परिवेश में उपस्थित कारकों के प्रभाव से सतह यानी एक परत मतलब परत परत जो है वो धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। तो इस घटना को हम जो है कोरोजन के रूप में देखते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि कभी कभी सतह जो है ना, वह रिएक्शंस के कारण नहीं, किसी चीज से रगड़ से होता है, रगड़ने से। अगर रगड़ से गायब हो रहा है तो उसको हम इरोजन कहेंगे। और अगर केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो जब केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, मतलब जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है, जो भी हो, इनके द्वारा धीरे धीरे परत परत जो है खत्म होगा। तो ये घटना जो है कोरोजन में आएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया अभी, जंग लगना, रोस्टिंग ऑफ आयरन। देखे होंगे वातावरण में लोहे के में जंग लगने के लिए जरूरी क्या है? वो है नमी युक्त हवा, यानी नमी युक्त हवा, यानी वाटर भी चाहिए, मतलब पानी भी चाहिए, और हवा यानी ऑक्सीजन भी चाहिए। यानी ये इनका इंटरेक्शन होगा, इनकी अभिक्रिया होगी, और इसके बाद जो है उसके ऊपर जो है एक जो लोहे की जो ऊपरी परत होगी, वह ऊपरी परत जो है वह रस्ट यानी जंग में बदल जाएगी और वो जो है परत छूट जाएगी। फिर दूसरी परत होगी, दूसरी परत के भी साथ यही घटना होगी, फिर दूसरी परत छूट जाएगी। तो इसी तरह ये परत परत दर परत जो है यह नष्ट होता रहेगा, और यही घटना जो है रस्टिंग है,
यही घटना कोरोजन है। ठीक है। अब दूसरी चीज है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी क्या होता है? यह भी इन्हीं का कारण है। सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन होता है कि जो हमारी खाने वाली जो चीजें होती हैं, जिसमें फैट है, वसा है, आयल, ये सब जो चीजें हैं, ये सब तो क्या होता है कि जब कुछ दिनों तक रख देते हैं ना, तो इसमें से दुर्गंध आने लगती है जो खाने योग्य नहीं रह जाती है। ठीक है। कुछ दिनों के आप देखे होंगे कि अगर आप दाल, ब्रेड, रोटी, चावल, कुछ भी चीजें जो खाने वाली चीजें कुछ दिनों तक अगर रह जाए, कुछ समय तक रह जाए, तो उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिस परिवर्तन के कारण उसके अंदर दुर्गंध आने लगती है, और जो उस दुर्गंध के कारण वो चीज खाने योग्य हमें नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी के अंतर्गत हम जो है इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हमें जो है एक चीज समझ लेना होगा अब यहां पर कि जितने भी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा है वह एक्सप्लेनेशन वीडियो में है। अब इनके बारे में जो भी प्रश्न क्या आएंगे, इनके उत्तर क्या होंगे, ये हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप पूछा जाएगा कि भाई रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता क्या है, तब विकृत गंधिता को समझाते हैं उसकी परिभाषा लिखा दी जाएगी। पूछा जाएगा कि भाई संक्षारण क्या है, तो कोरोजन से संबंधित जो बातें होगी प्रश्न में बताएंगे। यानी जो ये वीडियो है इसमें एक्सप्लेन किया गया, इसमें आपको उसको जो बेसिक जो पहचान है, बेसिक जो आपको इंफॉर्मेशन है, ये दिया गया है। अब जो है जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा उसमें आपको इनके एक्सरसाइज से जुड़े हुए प्रश्नों का जो है हम डिस्कशन करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे, उसका उत्तर कैसे लिखा जाए, ये सब हम बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद।